देखिए, चक्की में पिसने वाले गेहूं का जो हाल होता है ना, कुछ वैसा ही हाल हमारे विराट का है। गुम है किसी के प्यार में। भाई इनको यही नहीं पता ये किसके प्यार में गुम है। और दिक्कत ये है कि जो दो महिलाएं इनके प्यार में हैं, वो दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ गई हैं कि पूछे ही नहीं। लेकिन दिल पर पत्थर रख के विराट ने आज पाखी को बोल ही दिया कि भैया तुम हमारे घर से ही नहीं, हमारी जिंदगी से भी तकलिया हो जाओ। कल रात से मैं हूं यहाँ विराट के साथ। एक सेकंड के लिए मैंने उससे नजर नहीं हटाई। पूरी रात ख्याल रखा है मैंने उसका। तुमने कभी कुछ किया उसके लिए आज तक ऐसा? मैंने विराट सर के लिए क्या किया है क्या नहीं, उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है मुझे। एक आदमी अगर बीमार हो तो उसकी पत्नी उसका ख्याल रखती है, और मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। एक बात और, मेरे और विराट सर के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैं आज भी उनकी पत्नी हूं, आप नहीं। पाखी और सई के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है, उसी विराट सर को लेकर। अब ये दोनों लड़ रही हैं। तभी कमरे से आवाज आई सई। और सई ने कोशिश की अंदर जाने के लिए, लेकिन पाखी ने उसे जाने नहीं दिया। अब पाखी तो तुम सई को रोक नहीं पाओगी। देखो वो तो पहुंच गई। और पाखी को देखकर विराट के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सई और विराट समझ गए हैं कि इन दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। और हाँ, ये बात भी इन्हें पता चल जाएगी बहुत जल्द कि दोनों अब एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। पति है तो दूसरे का दोस्त है। अब दोस्तों कहने को है, हम सब जानते हैं कि पाखी भी प्यार करती है विराट से, लेकिन पाखी का क्या जो इनके बीच आ जाती है। जरा सुनिए उसे विराट ने कैसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पाखी, आप भी जानती हैं कि कहीं न कहीं बहुत गलत कर रही हैं आप सई और विराट के साथ। विराट आपको अच्छी दोस्त मानता है तो दोस्ती का फर्ज अदा कीजिए। पति पत्नी के बीच में दूरियां लाने की कोशिश ना कीजिए, वरना प्यार तो पहले ही खो चुकी हैं, आप दोस्त भी खो देंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, लोगों का प्यार का इजहार करने का तरीका भी बड़ा नायाब होता है। एक्चुअली देखा जाए तो गलत भी नहीं है। हम इंडिविजुअल्स हैं और हर किसी की इंडिविजुअलिटी सामने आती है जब आप अपने दिल के करीब कोई चीज़ को देखते हैं। अब जैसे कि सीरत की इंडिविजुअलिटी जो है वो सामने आई, अपने पुराने प्यार को देखकर उनके गले नहीं लगी। जी, आप पंच पर पंच जड़ दिए इन्होंने।
पुराने प्यार रणबीर को जब उसने देखा तो ऐसा लगा कि जाते ही वो रणबीर को गले से लगा लेगी। लेकिन ये क्या, इधर तो उसने रणबीर का स्वागत अपने घुसे मुक्कों से किया। अब इस सीरत, ये कोई आपका अखाड़ा नहीं है और सामने खड़ा इंसान आपका दुश्मन नहीं है। पहचानिए, ये वही रणबीर है जिससे आप कभी मोहब्बत किया करती थी। रणबीर के साथ आपका रिश्ता पुराना है। इतने सालों से सीरत ने अपने दिल में जो दर्द छुपा रखा था, रणबीर को सामने देखते ही वो सारा दर्द बाहर आ गया। अब कार्तिक भी इन दोनों के इस लम्हे को देख रहा है। अब भी वो तो लगता है इनकी जोड़ी बनाने के चक्कर में है। वो बस ये चाह रहे थे कि दोनों मिल लें और एक दूसरे से बात करके क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज़ें क्लियर कर लें। तो सीरत और रणवीर मिलते हैं, 2 साल पुरानी जो कन्फ्यूजन थी, जो सब कुछ भी था वो क्लियर होता है। सीरत को पता नहीं था कि क्या हुआ था और रणवीर सीरत को मंडप पे क्यों छोड़ के चले गए थे। वो जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड रणवीर और सीरत का एक मोमेंट देखने को मिलेगा आपको। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्तिक सीरत का त्याग कर देगा और बोलेगा कि जाओ भाई सीरत, तुम अपनी जिंदगी जी लो। ठीक वैसे ही जैसे DDLJ में बाबूजी ने कहा था सिमरन को कि जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। अब भी एंटरटेनमेंट की दुनिया है तो फिल्मी चीजें तो होंगी ही ना। बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि आने वाली कहानी पर से पर्दा हम तो नहीं उठाएंगे। कैमरामैन आतिश कांबड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। वाकई में ऐसे लगने लगा है कि कुछ लोगों को ना दूसरों को खुश देखकर परेशानी होने लगती है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मदद की जरूरत सामने वाले को नहीं, आपको है। बहरहाल ऐसी ही एक महिला है जिनसे आइए आपको फिर से रूबरू कराते हैं, क्योंकि इनसे तो हम मिलते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुपमा की काव्या की। समर और नंदिनी की सगाई की पूजा हो रही है और बवाल करने पहुंच गई है काव्या। अब समर और नंदिनी के बीच इनको क्या प्रॉब्लम है? भाई इनको प्रॉब्लम वनराज और अनुपमा को साथ साथ देखते हुए है। किसी अच्छे मौके पर काव्या को देखकर मन में जरूर खटकता है कि अब ये क्या करने वाली है, क्योंकि जब जब शाह परिवार में खुशी का मौका आता है तब तब काव्या कुछ ऐसा कारनामा जरूर कर देती है जिससे घर वालों को ठेस पहुंचती है। ये धमाका तो बहुत ही बड़ा धमाका है, बिकॉज फैमिली में किसी को पता नहीं था कि वनराज और अनुपमा का डिवोर्स होने वाला है, और अब ये बात मैंने बता दी है सबको। सो आई हैव डन माय जॉब। अब उसके आगे क्या होगा, You should watch। अब देखिए इस समर और नंदिनी की सगाई की पूजा चल रही है। बस उसमें पहुंच गई काव्या और आते ही उसने अनुपमा वनराज की नजर उतारनी शुरू कर दी। एक्चुअली मैंने लाइफ में पहली बार नज़र उतारी है, अपनी या किसी और की। आई हैव नेवर डन दिस, आई डिडंट नो हाउ इट्स डन, बट बहुत अच्छा लगा। इट वाज समथिंग न्यू। और अनुपमा की नज़र उतारी, वनराज की नज़र उतारी, अपनी नज़र उतारी।
ताकि मैं उसको थोड़ा बिल्डअप कर सकूं मोमेंट को। वनराज और अनुपमा की नजर उतारकर वो अपनी भी नजर उतार रही है। अब भाई देखिए यहाँ पर वो बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। घर वालों को उसने बता दिया कि कल वनराज और अनुपमा का तलाक हो जाएगा। इसकी किसी को नजर ना लगे इसीलिए मैं नजर उतार रही हूँ। नजर उतार दी ताकि अब हमारी खुशी के रास्ते में कोई भी हलचल और अनुपमा और गुस्सा देकर कल अच्छे से हो फिर काव्या के मुंह से ये बात सुनकर घर वालों को तो धक्का लग गया। अब बेचारे तो इसी आस में थे कि वनराज और अनुपमा का रिश्ता अब टूटेगा नहीं। इस समर और नंदिनी की खुशी भी जरा देखिए कैसे थम गई। अब कहानी का ये सबसे बड़ा क्लाइमेक्स होगा, वनराज और अनुपमा का तलाक होगा या नहीं, और अगर होगा तो ये दोनों दोबारा कैसे मिलेंगे, और अगर नहीं होगा तो काव्या का आगे क्या होगा। आतिश कांबड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। भाई आपकी नजरों में हमारे दर्श ने नंदिनी को टॉर्चर करने का एक नायाब तरीका निकाला है। वेल पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे ये बिल्कुल टॉर्चरस नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो मुझे छोले बहुत पसंद है और जितने तीखे हो यानी मिर्चौने हो उतना अच्छा है। जी हाँ, ऐसे ही टॉर्चर कर रहे हैं, तीखे तीखे छोले खिला रहे हैं नंदिनी को। पुअर नंदिनी बेचारी एकदम अपने सारे सेंसेस को बंद करके वो सारे छोले खा भी गई। पुअर थिंग, हमारे साथ शेयर ही कर लेती। क्या हुआ? तीखा लग रहा है क्या? सासू माँ की बीमारी के कारण नंदिनी को अपने ससुराल में रुकना पड़ा। वो जानती थी कि यहाँ पर रुकना दर्श को पसंद नहीं आएगा, लेकिन भाई सासू माँ उसे इतना प्यार जो करती है उसकी खातिर तो उसे रुकना ही पड़ा। अब दर्श मम्मी के लिए छोले बनाकर लाया है, लेकिन इस छोले में इतनी सारी मिर्ची है कि भाई नंदिनी ने जब ये छोला खाया तो उसके कान में से धुआं निकल गया। क्या हुआ? तीखा लग रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्पाइसी पसंद है। उठ माँ, अरे उठ। आप कहाँ उठ रहे हो माँ? मुझे तीखा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जो असली मिर्ची डाली थी हमने कलर के लिए, क्योंकि हम खाने नहीं वाले थे वो, तो मैम को वो बहुत पसंद आई तो शी वॉज हैविंग इट। अब ये छोला तो मम्मी जी के लिए आया था, लेकिन दर्श आपको कैसे पता कि मम्मी जी कहेंगी कि भाई नंदिनी तू पहले खा। मुझे जब पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ, इनसे पूछो। हाँ, लेकिन माँ को नहीं पता चलना चाहिए। दर्श का यही है कि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और माँ को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो माँ बेटे का ऐसा ही बॉन्ड रहा है हमेशा, तो इसलिए नहीं चाहता कि माँ को कुछ भी पता चले। अब दर्श तो वैसे भी अंतर्यामी है, उसे तो सब कुछ पता चलता है, बस खाली इतना नहीं पता चला कि नंदिनी बेकसूर है। उसके बारे में जो वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। खैर अब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट तो आ गई है, और अगर भाई की बात करें तो शौविक भी मौका देख रहा है कि कैसे अपने भाई को बर्बाद करे। अब वो क्या है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है इन सब के बीच कि 10-12 एपिसोड के बाद ही सब कुछ ठीक ठाक होगा। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। और SBS ओरिजिनल्स में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी हो सकता है बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का अकाउंट ब्लॉक्ड। क्या कंगना ऐसे ही
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चरित्र को अपने सोशल मीडिया की तलवार से चीरती रहेंगी? क्या ममता बनर्जी को राक्षसी कहने वाली कंगना के खिलाफ इंस्टाग्राम भी कोई एक्शन लेगा? SBS ओरिजिनल्स अब आपको जो तस्वीरें और वीडियोस दिखाने जा रहा है वो हमारे नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के इंस्टाग्राम पर 6 मई शाम से ही वायरल हो रहे हैं। लिहाजा इन तस्वीरों और वीडियोस की जिम्मेदारी भी कंगना रनौत की ही है। तो ये है कंगना रनौत के इंस्टाग्राम की कलम से निकली वो बातें जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सीने में खंजर बनकर छेद कर रही हैं। इंटरनेट पर कंगना की ये बातें वायरल तो हो गई, लेकिन साथ ही कंगना के खिलाफ FIR भी हो चुकी है और FIR ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता ने करवाई है। इस FIR में रिजू ने कंगना रनौत के इंस्टाग्राम अकाउंट का URL डालकर ये भी लिखा है कि कंगना रनौत हेट प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। इस पर एक्शन होगा या नहीं ये जल्द ही पता चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम भी कंगना पर एक्शन ले सकता है क्योंकि इंस्टाग्राम के रूल्स भी कुछ हद तक ट्विटर की तरह ही है। मतलब साफ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और कंगना अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ममता बनर्जी के खिलाफ जहर उगलती गई तो आज नहीं तो कल फैंस इंस्टाग्राम पर भी शायद कंगना रनौत को नहीं देख पाए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या अगली बारी कंगना रनौत के फेसबुक अकाउंट की होगी? राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। कुंडली भाग्य में करण ने प्रीता को बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले लिया है, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि खून ना प्रीता ने किया है ना करण ने किया है, लेकिन दोनों त्याग किए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। इन शॉर्ट दोनों जल्द ही जुदा होने वाले हैं। जाहिर सी बात है जब एक जेल में होगा एक बाहर होगा तो जुदा ही होंगे, लेकिन ऐसे में हमारी टेलीविजन की बहू को ही कोई कमाल दिखाना पड़ेगा। अब हमने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि प्रीता का इल्जाम करण अपने सर पर लेगा। अब वो करे भी तो क्या करे, इन मौके पर जो गवाह देने वाला था वही भाग गया, तो भला इसमें किसी का क्या कसूर हो सकता है? तुम होते कौन हो काम डाउन कहने वाले? तुम होते कौन हो ये गुनाह अपने सर पे लेने वाले? तुम होते कौन हो? तुमने खून किया है? नहीं किया ना? मैंने किया, मैंने भी नहीं किया। तो किसका गुनाह अपने सर पर ले रहे हैं? उस कातिल का गुनाह जिसने एक्चुअली में खून किया है। तो तुम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उस कातिल को बाहर घूमने की इजाजत दे रहे हो, मौका दे रहे हो। अब इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर किसी का है तो वो है राइटर का, जो करण प्रीता को मिलते मिलते हमेशा जुदा कर देता है। अब राइटर साहब नहीं चाहते हैं कि करण प्रीता खुशहाली की जिंदगी बिताएं। अब कुंडली भाग्य की गिरती TRP का भी यही कारण है। इस सीरियल में जो ट्रैक एक बार शुरू होता है वो रबड़ की तरह खिंचता चला जाता है। अरे करण, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बचाकर मेरी जगह तुम जेल चले जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी? सीरियल की कहानी मजेदार तब होती है जब उस शो में एक कॉमेडी भी हो, इमोशन भी हो, रोमांस भी हो, मस्ती भी हो और हाँ खलनायिकाओं का तड़का भी। लेकिन कुंडली भाग्य में आपको केवल ड्रामा ही देखने मिलता है। अब करण प्रीता एक बार फिर से जुदा हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि प्रीता कोई चमत्कार करे जिससे वो अपने पति करण को घर ला सके। ABP न्यूज रिपोर्ट। अगर आप भी मार्वल्स की मूवीज का शौक रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, द इटर्नल्स आने के लिए तैयार है और ऐसे में नजर आएंगे एक इंडियन एक्टर। वैसे इनको इंटरनेट की दुनिया में जाना जाता है एज
इबू हटेला। सो ऑन पब्लिक डिमांड लीजिए आज करते हैं मुलाकात हरीश पटेल से। 2 दिन पहले सुपर हीरोज के चाहने वालों के मन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म इटर्नल्स के एक टीजर को देखकर खलबली मच गई, क्योंकि इटर्नल्स के टीजर के एक फ्रेम में नजर आए इंडियन एक्टर हरीश पटेल, जो कि यूट्यूब की दुनिया में इबू हटेला के नाम से फेमस है। और जब फैंस ने SBS ओरिजिनल से इबू हटेला उर्फ हरीश पटेल के इंटरव्यू की मांग की, तो हमने भी फाइनली उन्हें ढूंढ ही निकाला और फिर हुई सुपर हीरो फिल्म इटर्नल में इबू हटेला की एंट्री से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वो इंडियन एक्टर हैं जिन्हें आप कई सारी फिल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन अब वो इटर्नल में आ रहे हैं, द इटर्नल्स, जो कि मार्वल की है। और अब नो डाउट वो पहले भी कई काम कर चुके, लेकिन अब वो इंटरनेशनल एक्टर कहलाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो हमारे साथ है मिस्टर हरीश पटेल। हरीश जी, वेलकम टू ABP न्यूज। या नमस्ते नमस्ते, सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको नमस्कार। और हमने जब ट्रेलर देखा इटर्नल्स का, जो छोटा सा स्नीक पीक आया था, तो वो पीछे जो था, जो आपका स्क्रीनशॉट, तो उस वक्त पूरे मार्वल के और जो इंडियन फैंस हैं उनमें खलबली मच गई कि ये तो कहीं देखे हुए, ये तो हरीश जी हैं। जी तो बिल्कुल। आपके पास रिएक्शंस कैसे आने शुरू हुए और फिर आपने कैसे उसको एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ? नहीं यार, कि क्या हुआ, एकदम से अचानक जो है ये ट्विटर पे शुरू हो गया था कि ये जो है ये हरीश भी नहीं, ये इबू हटेला लगता है। यस। हाँ, ये शुरू हो गया था ट्विटर पे कि क्या है भाई, पता करो क्या ये इबू हटेला हैं क्या, गुंडा वाले। और मुझे फिर फोन आने लगे अचानक। तो मैंने तो देखा ही था, टीजर जो है वो देखा था मैंने, तो मुझे तो कुछ ऐसा वो नहीं, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कि हाँ भाई मैं ही हूँ वो। तो फिर क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं किसी को बताता भी नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे यहाँ इंडिया में फ़ोन आते थे, सोच के ये घर में बेकार बैठा हुआ है फालतू एक्टर, इसको कोई काम धंधा नहीं है। तो वो लोग मुझसे वही समझ के उसी तरह से, उसी लिहाज में मुझसे बात करते थे, और मैं वो बहुत इंजॉय करता था जब मैं यहाँ हूँ इंडिया में। तो ये भी मेरी एक क्या बोलते हैं, मुझे मेरा खुद का एंटरटेनमेंट होता था इस बात से। लेकिन सर, ये मुझे बताइए कि आपकी कास्टिंग इस कंटेंट में कैसे हुई? इस कंटेंट में ये जो मेरी कास्टिंग हुई, वो मेरे जो मैंने बाहर UK में जो मैंने 92 से काम करना शुरू किया था, स्टार्टिंग विद बुद्धा ऑफ सबर्बिया BBC के लिए, और फिर उसके बाद में वहाँ मैंने काफ़ी काम किया, वहाँ मुझे काम मिलता रहा, लगातार मिलता रहा। और 2004 के बाद से तो ऐसा हो गया कि मुझे काफ़ी वहाँ रिकॉग्निशन भी मिलने लगी। और इसी बीच मेरा सौभाग्य था कि मुझे रॉयल नेशनल थिएटर लंदन में काम करने का मौका मिला एज अ लीड फॉर द प्ले राफ्ता राफ्ता। अब वो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि मुझे कैसे मिला, क्यों मिला। खैर वो मिला, वो करने को मुझे मिला। और प्ले ने जो है वो 2007 में सर लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू कॉमेडी वो लिया, और वो उस साल का सबसे सक्सेसफुल प्ले था रॉयल नेशनल थिएटर का। और फिर इसी बीच में फिर उसकी फिल्म, वहाँ पे फिल्में बनी UK में मेरे, ऑल इन गुड टाइम हो गया आपका, जादू हुआ है, और फिर वो हाँ ये जो माय सन द फैनेटिक, और काफ़ी सारा है, काफ़ी काम किया मैंने। तो वहाँ से काम करके, उस काम से मैंने जो सीखा, मुझे हर दूसरा काम जो मिलता रहा, इंक्लूडिंग अपना ये मार्वल का, ये सब उसी की वजह से मिला है मुझे। मुझे ये जो मार्वल का जो मिला, ये जो मिली फिल्म इटर्नल्स, या जो भी जॉब मिला है, ये आप 100% श्योर करके ले लो कि वो मेरा अपने हिंदी फिल्मों का जो काम करने से बिल्कुल नहीं मिला है। तो मतलब मैं एक्चुअली वो स्टोरी जानना चाहूंगा कि जब आपके पास, जैसे आपने बोला कि यार लोग ये सोचकर बैठे थे कि इस एक्टर के पास काम नहीं है। हाँ, यहाँ पे यही था यहाँ। हाँ, लेकिन जब मार्वल ने आपको अप्रोच किया तो किस तरह से अप्रोच किया? और फिर आप मार्वल ने मुझे, देखिए क्या है, मेरे वहाँ पे एजेंसी मेरे लिए, जब मैंने पहली बार
NBC स्टूडियोज के लिए नेवर माइंड निर्वाणा में काम यानी मैं सिलेक्ट हुआ। NBC नेवर माइंड निर्वाणा करके एक सीरीज बनाने वाली थी, उसके पायलट के लिए मुझे उमा डिकूडा ने यहाँ से मुंबई से मुझे वो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो जब उन्होंने सजेस्ट किया मैंने यहाँ पे ऑडिशन किया उमा जी के लिए और फिर उन्होंने वहाँ भेजा और उसमें मेरे को पेंसिल किया गया, यानी कि 5 जो एक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे। फिर मैं LA गया, लॉस एंजलिस गया उसके फाइनल ऑडिशन के लिए। वो जो था नेवर माइंड निर्वाणा वो डेविड शिमर डायरेक्ट कर रहे थे। हालांकि मुझे उस समय नहीं मालूम था कि डेविड शिमर कौन है, मैं उनको नहीं जानता था क्योंकि मैंने फ्रेंड्स कभी देखा ही नहीं था। तो खैर वो फिर वो हुआ वहाँ पे। तो NBC ने अपॉइंट करने के मुझे बुलाने के पहले मेरा कोई वहाँ एजेंट या मैनेजर कोई था तो नहीं, तो NBC ने मेरे लिए टैलेंट वर्क्स करके एजेंसी जो है उसको अपॉइंट किया और उसमें जो है पैटी वू करके उनकी डायरेक्टर थी, फिर मैनेजर वो रही, फिर मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया गया। वो मैंने 3-4 बार किया वहाँ पे और उसी से फिर मुझे यानी जब डेविड शिमर रन फैट बॉय रन बनाने वाले थे तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं, डेव के हरीश विल यू एक्ट इन माय फिल्म। मैंने बोला ये लो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मैं कौन हूँ तो मना करने वाला, आपने मुझसे पूछा, यही बहुत बड़ी इज्जत है। खैर फिर वो उसके बाद में तो जब रन फैट बॉय रन कर रहा था तो फिर मुझे ये नेशनल थिएटर का ऑफर आया वहीं से, यानी पैटी के थ्रू आया वहाँ से। और फिर यहाँ काम करके जब मेरा काम बढ़ने लगा तो फिर उनको पैटी जो थी उनको ये महसूस हुआ कि यार मेरा तो अब UK के अंदर एजेंसी होनी चाहिए किसी। फिर उन्होंने रिकमेंड किया शेपर्ड मैनेजमेंट करके, ये क्रिस्टीना शेपर्ड के साथ में, और आज जो है वो आर्टिस्ट पार्टिसिपेशन करके वो एजेंसी है। तो ये वो सब अपना काम करते हैं। जैसे जैसे मैं काम करके वहाँ पे डेविड विलियम्स के साथ में, या फिर मैंने ITV के लिए, BBC के लिए मैंने कॉरोनेशन स्ट्रीट वहाँ पे किया, नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी, यानी ये सब प्रेस्टीजियस जितनी भी प्रोडक्शन, मैप एंड लूचिया वगैरह, द ड्राइवर विद डेविड मॉरिस, ऐसे करके ये मेरी तो पूरी स्पॉटलाइट लाइट की लिस्ट है। तो वो काम करते करते मैं वो एजेंसी के थ्रू हुआ और मेरे लिए इंक्वायरीज आने लगी। एजेंसीज को आती, मेरी एजेंसी को आती थी या मैनेजर के पास में आती थी, और क्रिस्टीना जो शेपर्ड मैनेजमेंट में, तो उनके पास में इंक्वायरी आई। वो मुझे भेजते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ है, ये तुम्हारी साइड्स हैं, ये लाइंस हैं, इसका टेप करना पड़ेगा, तुमको ऑडिशन करना पड़ेगा, सेल्फ टेप होगा अगर मैं इंडिया में हूँ तो ये आप करके भेजो। तो मैं भेजता था और मुझे लकीली मैं सेलेक्ट होता रहा, मुझे जॉब मिलते रहे। अच्छा सर, तो इस तरह से हुआ। हाँ, ये सब अपने आप हुआ है, मैंने कोई प्लान नहीं किया लाइफ में, कभी भी नहीं किया। मुझे खुद को नहीं, अरे मुझे तो ये नहीं मालूम था कि मैं फिल्मों में आऊंगा, तो वहाँ की तो बात ही और है कि मैं वहाँ जाऊंगा। बट फिर भी अब क्योंकि जैसे आपने बोला कि YouTube पे इबू हटेला का जो कैरेक्टर है उसके वीडियोस बहुत वायरल हैं, आपको भी पता होगा। अरे यार, लेकिन जब आप मार्वल, जब आपने ये किया, इटर्नल में आपका जो आया टीजर जिसमें आप दिखे, तो एक जो एक्टर है, जो कास्ट है, इस पर्टिकुलर इटर्नल्स में आपने किन-किन के साथ काम किया? एंजेलिना जोली के साथ काम करना? अच्छा एक मिनट, एक बात, मैं इटर्नल्स के बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा, मैं वो अग्रीमेंट के हिसाब से कि मैं फिल्म के बारे में क्या है क्या नहीं है, कुछ क्या है, मैं बात नहीं कर सकता। हम आपसे उसकी नहीं, अभी देखिए, मैं वहाँ पे इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं वहाँ पे सितंबर से लेके जनवरी तक मैं शूटिंग चली है और मैं वहाँ था। ओके, हम आपसे कहानी बिल्कुल नहीं पूछेंगे, हम आपसे नहीं, कहानी नहीं पूछ रहे हो, या मैंने किस किस के साथ काम किया या ये किया। मैं वहाँ 5 महीने रहा हूँ, तो वो 5 महीने रहा, वो जाहिर है कि जो टीजर में जो 2-3 सेकंड का जो ग्लिम्स है मेरा, उससे तो ज्यादा ही होगा ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कईयों ने मुझसे पूछा क्या वो आप हैं क्या, मैंने बोला हाँ, तो बोले सर आपका इंटरव्यू चाहिए करके। मैं बोला ठीक है, लेकिन एक बात देख लो, जितना उसमें दिखा है 2 सेकंड का, वही मेरी बिगिनिंग और फिनिश है फिल्म में। तो क्या मैं अब चाहिए आपको इंटरव्यू मेरा? तो
ये मजा आ रहा था, ये मजा ले रहा था मैं इन चीजों का। लेकिन सर कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि जो 2 सेकंड का आपने देखा, बस वही है मेरी फिल्म में पूरी अपीयरेंस। तो नहीं तो भी कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोई इंडियन एक्टर किसी इंटरनेशनल कंटेंट में आ रहा है, तो वो नहीं सर, इंटरनेशनल कांटेक्ट में नहीं करना है हम इंडियन एक्टर्स को। हमको उधर काफी अच्छा दिखना चाहिए, काफी बढ़िया दिखना चाहिए। यहाँ कोई टैलेंट की, प्रतिभा की कमी नहीं है। हम सबके बराबर या सबसे ज्यादा हैं यहाँ के, ये याद रखिए। श्योर। अच्छा सर, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक्सपीरियंस आपसे पूछना चाहूंगा, कहानी और वो सब तो नहीं, लेकिन फिर भी जब आप व्हेन यू शूट विद इन इंडिया विद इंडियन एक्टर्स, और जब आप बाहर जाकर काम करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कंटेंट में काम किया, माहौल में भी किया, तो बहुत डिफरेंस क्या नजर आता है आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंटेंट में जब आप काम करते हैं? नहीं, सब प्रोफेशनलिज्म है, सब। देखिए क्या मैंने वो भी देखा है जमाना, और जब हम लोग शूट करने के यानी यहाँ पे हमारी शूटिंग हो जाती थी, उसके बाद सब मिल बैठ के खाते पीते थे, सब फैमिली की तरह, एक तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर होता था यहाँ पे अपने। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है 95-97 के बाद में वो भी कम होना शुरू हो गया था यहाँ पे, कि ऐसा कुछ नहीं था जी आप अपना काम करो और निकल लो करके। ऐसा लोग मिलते रहते थे यहाँ पे, तो काफी आपके संबंध बने रहते हैं, काम जब तक आप काम कर रहे हो साथ में उनके। तो लेकिन वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल है, वहाँ पे थोड़ा भी ऐसा नहीं है। आप अपना काम करो, आप प्रोफेशनली रहो, अपना काम करो, और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और वो भी बहुत अच्छा है, एक तरह से बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई किसी के काम में दखल नहीं देता, और कोई कुछ ये नहीं कर सकता जी इसका रोल काट दो, इसका ये कर दो, ये सीन ऐसा कर दो। वो वहाँ वो बिल्कुल नहीं हो। स्क्रिप्ट है, आपको मालूम है आपका क्या काम है, आपको ये सब चीज़ मालूम होती है, आपको सब मालूम होता है। आप जब जाते हो सेट पे तो आपको हर चीज़ पता होती है। आपको यहाँ तक पता होता है कि कितने लोग होंगे, कितने एक्स्ट्राज होंगे, यानी कि जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं यहाँ पे। आपको पता होता है कि आपको किस गाड़ी के सामने से क्रॉस करना है। सब पूरा ये बहुत ज़बरदस्त रिहर्सल होती है, टेबल रीड होती है, रीड थ्रू होती है। आपके ये मुझे जो है 1-1.5 महीने पहले ही पता चल जाता है कि भाई मैं वो सीन में कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ। यानी आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है कि यार ये कहाँ है, वो कहाँ, ऐसा कुछ है। आप बस अपना काम करो, आपको अपने काम से मतलब है। आपको पैसे की फिक्र नहीं करनी है कि यार मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं। वो फ्राइडे टू फ्राइडे शेड्यूल के हिसाब से वो आपके एजेंसी को पहुंचता रहता है, आपकी मैनेजर एजेंट को जो भी है वो वहाँ पे पहुंचता रहता है। वो लोग आपको जो है आपको उस हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन सर यानी आपको खाली का उलझन नहीं है। और फिर ये नहीं कि आपको कहाँ ठहरा रहे हैं, वो एक एक चीज़ लिखी होती है कि आपको ये दिया जाएगा, आपको फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा, या आपको अगर टेलीविजन वगैरह है तो बिजनेस क्लास में दिया जाएगा, और ये फिल्म पे फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल करोगे, ये रहेगा। सब पूरा TMO होता है, ट्रैवल मूवमेंट जो आपका। ये आपको कुछ क्वेश्चन की जरूरत कोई दिमाग में आपके हर चीज क्लियर होती है। लेकिन सर ये कितनी अच्छी बात है कि जी जो हॉलीवुड है, अब हॉलीवुड के अंदर इंडियन एक्टर्स, मोहन कपूर भी अभी मिस मार्वल करने वो मालूम है। उस दिन जब मैं ये इटर्नल्स के ही लिए वो कुछ एडिशनल शूटिंग करनी थी, तो उसके वीज़ा के लिए मैं भी था वो अमेरिकन काउंसलेट में। तो मोहन कपूर भी आया था उस दिन वहाँ पे। तो उसने काउंटर पे उसने बोला कि मैं मार्वल स्टूडियोज के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे फिर मैंने जब उसको देखा, मैंने मोहन बोला, वो मुझे नहीं, वो भागा दौड़ी में था एकदम। क्योंकि मज़े की बात ये है कि इनका जो है मार्वल स्टूडियोज़ का, इनका ये मज़ा रहता है करके कि आपको सेलेक्ट कर लिया, कल आ जाओ आप एकदम, कम टुमारो, पहुँच जाओ, आ जाओ, गाड़ी में बैठो अपनी और आज। अरे सर वीज़ा लेना पड़ता है, यहाँ की सिस्टम अलग है, इंडिया की बहुत ही। मैं जब मेरा इसका फाइनल ऑडिशन था, मुझे जाना था, तो मुझे याद है अच्छी तरह, कुछ अगस्त 28 या 29 तारीख की। तो मुझे बोला कि सर आप आ जाओ,
तो बोला आप पहले मुझे वो एंटरटेनर वीज़ा लेना पड़ेगा भाई वहाँ आने के पहले। तो वो ठीक है, वो मैंने एप्लीकेशन कर दी, लेकिन उसी दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे और फिर गणपति की छुट्टियाँ, सोचो। और तो यानी काउंसलेट बंद, कुछ नहीं हो सकता। उसके ऊपर क्या हुआ, इतनी जोरों की बारिश हुई थी जबरदस्त एकदम कि जो कुरियर सर्विस थी उसके खुद के लोगों का पता नहीं था किधर है, और उन लोगों ने तो मेरा हर दिन 28 तारीख से या 29 तारीख से लेके एवरी डे मेरी ब्रिटिश एयरवेज की बुकिंग थी, फर्स्ट क्लास की या बिजनेस जो भी अवेलेबल है वो बुकिंग वो लगातार करते जा रहे थे। और आप आ जाओ, आपका पासपोर्ट वीज़ा हो गया। ये नहीं सर, गणपति चल रही है, बंद है काउंसलेट, ऊपर से बरसात हो गई है, ये वो। मैं एकदम 6 तारीख को मुझे सुबह में पासपोर्ट मेरे हाथ में आया है और मुझे बोल दिया था कि अब इससे आगे हम वेट नहीं कर सकेंगे उनको, कि अब हम यानी अगर आपका नहीं होता है तो हम हमको सॉरी, यानी हम फिर आपके लिए और ज़्यादा वेट नहीं। वो हो गया भैया 6 सितंबर को कैसे भी करके। 7 को मेरा ऑडिशन हुआ वहाँ पे। 7 सितंबर को मुझे दोपहर को बता दिया गया कि भैया आई हैव टू डू द रोल, आई एम सेलेक्टेड फॉर। मुझे फ़ौरन जो है वो टेबल रीड थ्रू पे बिठा दिया उन्होंने। मैं भी अच्छी बात है, और वहाँ मैं सबसे मिल भी लिया। सब ये जो थे वहाँ पे अपनी सलमा हाइक थी वहाँ पे, रिचर्ड मैडन, जेमा चैन, कुमैल, वो सभी यानी ये थे। तो उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई, अच्छा लगा बहुत। और फिर उसके बाद में मैं जब वहाँ से नेक्स्ट डे वापस आ रहा था इंडिया, तो मुझे मैसेज आ गया कल आ जाओ आप लंदन, वी आर स्टार्टिंग शूटिंग। और बोला उसके लिए अलग वीज़ा है भाई, वो अलग। यहाँ पे इतना, हालांकि आप दूसरे दिन का प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी में आपको दूसरे दिन वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है। सैटरडे संडे हो तो फिर नहीं, फिर बंद रहता है वो सब। ये बहुत उनका बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, कोई यानी जो आपने कहते हैं ना, यहाँ पे चिंदी फाड़ू काम नहीं है वहाँ पे। लेकिन आपको मैं ये पूछूंगा, इबू हटेला को सुपर हीरोज की दुनिया में पहुंचकर कैसा लगा? सर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये जो है ऐसा हो जाएगा। सोचिए, कहाँ एक मार्वल स्टूडियो और कहाँ एक इबू हटेला, दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है। मुझे IIT कानपुर से उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है थिएटर, तो सब कंपटीशन का। और क्योंकि बेसिकली मैं तो थिएटर का हूँ, जो मेरी जान है थिएटर, तो वहाँ मुझे जज करने के लिए बुलाया था। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा यार, ये यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे हमको सीखने को मिलता है। तो मैं वहाँ गया, तो फिर मैंने जब देखा उन्होंने मेरे बारे में जो लिखा, तो उन्होंने मेरे बारे में लिखा था इबू हटेला और ये। तो मैंने बोला यार, ये आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था, मैं जिनको बच्चों को जज करने जा रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए कि जो जज कर रहा है वो भी कोई बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा वैसा नहीं है यार। मैंने नेशनल थिएटर में मेरा, और शेक्सपियर ग्लोब में मैंने रोमियो एंड जूलियट किया है, फ्रायर लॉरेंस का। बोले आपने उसका कहीं पे लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, आपने मेरी फिल्मों के बारे में लिखा है, यहाँ का कि जो वो अंदाज अपना इसमें थे या वो उसमें थे इसमें। मैं बोला मुझे याद भी नहीं है कि मैं इन फिल्मों में था भी क्या, लेकिन जो लिखना चाहिए आपने वो नहीं लिखा। बोले सर देखो, ये आपके इबू हटेला की वजह से ही आपको यहाँ बुलाया गया, क्योंकि आप बहुत आप जाने ही उसकी वजह से जाते हो। मैंने बोला यार मज़ा है यार, क्या बात है, जैसा देश वैसा देश, क्या करें। चलिए सर, जब ये इसके थोड़े से बाद में जब पता चला कि लोग पूछ रहे हैं ये इबू हटेला है क्या, तो मैं तो यार एकदम, मेरा दोस्त मुकेश ऋषि जी, वो बुल्ला, वो और मैं। लेकिन बात है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपने नो डाउट बहुत थिएटर में काम किया है और बहुत बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी हमने आपको देखा है, इंटरनेशनल कंटेंट में भी आप हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इबू हटेला, तो जब वो वीडियोस वायरल होने लगे, तब आपके पास क्या रिएक्शंस आ रहे थे कि यार ये वीडियो देख इबू हटेला का, और कई लोग उसको उस वीडियो से अपने वीडियोस बनाकर जोड़कर उससे कई उन्होंने पैसे भी कमाए। तो अच्छा, वो जो उन्होंने जिसने जो कमाया अच्छा, लेकिन मुझे ये जो हम लोग जो फिल्में करते थे, सभी लोग करते थे, मिथुन दा करते थे और धर्म जी भी करते, धर्मेंद्र वो भी करते थे, ये सब फिल्में तो हम लोग
हमको पता था कि ये सब फिल्में हम खाली पैसों के, हालांकि मैंने यहाँ पे जो है वो पैसों के लिए ही काम किया है, ये बात बहुत सही है एकदम। तो उसमें भी बहुत अच्छा ये था। तो लेकिन थोड़ा भी मुझे भान नहीं था या इसका अंदेशा भी नहीं था कि ये यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे, वो इसको एक क्या बोलते हैं, आइकॉनिक है कैरेक्टर, एक आइकॉनिक हो गया है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, आप कुछ एंजॉय करो, मज़ा करो, और क्या। चलिए हरीश जी, थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। और उम्मीद है कि जो आपका कैरेक्टर होगा द इटर्नल्स में, वो इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लेकर आए। मैं कुछ बोल मैं अभी नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल। नहीं, श्योर हम लोग वेट करेंगे, हम लोग देखने का पूरा वेट करेंगे और फिर दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। जी हाँ। लेकिन मैं एक बात, हेलो बोलिए। एक बात मैं आपको जरूर से बताऊं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ जी। मुझे मेरी इंग्लिश अभी भी जो है वो बहुत कमज़ोर है। मेरी इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर वाली इंग्लिश है, और क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल से की है, हिंदी मीडियम में। और उसमें जब मैंने अचानक एकदम से मुझे ये इंग्लिश में काम करना पड़ गया, तो वो बहुत तकलीफ होती थी। और यानी तकलीफ यानी फिर मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती थी। और उस पर जब मुझे शेक्सपियर ग्लोब के लिए रोमियो एंड जूलियट करने के लिए बोला, तो जो उसके डायरेक्टर थे डेनियल क्रेमर, उन्होंने मुझसे स्काइप में बात की और मैंने बोला सर मेरा तो ऐसा है, मैं सोचता हिंदी में और बोलता इंग्लिश में हूँ। मुझे और मैंने कभी शेक्सपियर का नाम सुना है, मैंने कभी शेक्सपियर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है और ना मैं पढ़ सकता हूँ। वो पहले 2 पेज ही में कुछ समझ में नहीं आता मुझे, यार क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पे ऐसा भी हुआ, आज तक होता है कि उनकी इंग्लिश, मुझे अमेरिकन्स की और ये ब्रिटिशर्स की मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, क्या बोल रहे हैं यार। एक्टर भी सामने क्या बोल रहे हैं, तो उनके भी लाइंस मुझे याद करके रखनी पड़ती हैं। वो देखता रहता हूँ मैं लिप्स उनके के ये बोल रहा है अभी, हाँ ये बोला है इसने, और अगर चुप हो गया तो इसका डायलॉग खत्म हो गया, मेरा शुरू होने वाला है। तो ये तो डेनियल क्रेमर ने मुझे बोला ये रोमियो एंड जूलियट के लिए, बोले सी हरीश, मैंने जब देखा तुमको रफ्ता में 2007 में वो नेशनल थिएटर के लिए जो प्ले किया था मैंने, तो बोला मैंने जब उसमें तुम्हें देखा था तब से मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ में काम करूं। मैं हर प्रोजेक्ट में सोचता था मैं हरीश को कहाँ फिट करूं इसके अंदर। और बोला अब मुझे ये रोमियो एंड जूलियट डायरेक्ट करने को मिला है, तो ये इसमें फ्रायर लॉरेंस यू हैव टू डू करके। मैंने बोला अभी ठीक है, यू आर टेकिंग रिस्क। और मज़े की बात मैं तुमको बताऊं, जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे उधर शेक्सपियर ग्लोब में, क्या थिएटर है, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। तो रोमियो अपने जो हॉग जो एक्टर जो रोमियो बना था, वो डायलॉग भूल गया, वो भूल गया, और मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया शेक्सपियर की लैंग्वेज में। मैंने पहली बार प्रॉम्प्ट किया, फिर भी वो ब्लैंक था। दूसरी बार प्रॉम्प्ट किया तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार अब अगर ये अभी क्यों नहीं पकड़ेगा, तो मैं तो हिंदी में बोल दूंगा चाहे कुछ भी हो। और पीछे जो हमारे अब साथी एक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब हंस रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि हरीश सिर्फ वो जो उसको जितना दिया गया है वो ही सिर्फ वो उसको मालूम है, और उसको आगे वो कुछ इंग्लिश में बोल नहीं पाएगा। तो फिर भी मैंने उसको वो लाइन उसने पकड़ ली, वो आगे चल गया प्ले। तो जो भी एक्टर हमारा उसके बाद एंटर हो रहा था, वो सब हंसते हुए एंटर हो रहे थे, कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अरे बहुत मज़ा यार, ये अलग ही चीज़ है वहाँ काम करना, ओहो वो बात ही अलग है एकदम। और स्पेशली थिएटर में काम करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैं अकेला एक्टर हूँ इंडिया से जिसने रॉयल नेशनल थिएटर में भी मेन लीड में काम किया है, और इसके साथ ही साथ ग्लोब में भी काम किया, शेक्सपियर ग्लोब में भी काम किया। ये वेस्ट एंड में हो सकता था जाके। चलिए, थैंक यू सो मच हरीश सर एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए।
हो गया और रिलीज के बाद हम लोग एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। फिर रिलीज के बाद तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ और जो मज़ा आया वो बता सकता हूँ, और ऊपर से इतनी खुशी होती है कि वैसे मैंने वहाँ पे जिन लोगों के साथ भी काम किया उसमें से ज़्यादातर जो थे या तो किसी को सपोर्टिंग एक्टर में ऑस्कर मिला हुआ है, किसी को एक्टर में मेन एक्टर बेस्ट एक्टर का ऑस्कर है। रॉजर प्रैट थे जिन्होंने लव एक्चुअली पे उनको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का उनको ऑस्कर है। तो वहाँ सब ऐसे ही लोगों के साथ में काम किया है और सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा। और तो ये जो भी रोल मिल रहे हैं मुझे ये इसी वजह से कि उनको देख देख के मैंने सीखा है, वो उन्होंने भी मुझसे सीखा है। वैसे ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे नहीं सीखा है, वो सब बोलते भी हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर। फाइनली अब हम थैंक यू। अब इसको फटाफट से एडिट पे लगाता हूँ, तो आज इसको ऑनर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।